कुमार। इसके पीछे के वीडियो में हमने व्याकरण के अंतर्गत वाक्य चैप्टर पढ़ा रहे थे और वाक्य के अंतर्गत अब मैंने आपको बताया कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के अंग हम आपको बताए कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। इसी की कड़ी में वाक्य को 2 आधार पे बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं ऐसा हमने आपको बताया था और उसको समझाने का प्रयास भी किया था। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रचना के आधार पे वाक्य। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। रचना के आधार पर वाक्य। अब जब रचना के आधार पर वाक्य हम बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। ये 3 वर्गों में बांटा गया है रचना के आधार पे। जब हम बात करते हैं सरल वाक्य तो कुछ बिंदुओं देकर कहेंगे समझेंगे हम लोग कि सरल वाक्य किसे कहेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि जिस वाक्य में या सीधा पॉइंट बना करके समझिए, परिभाषा छोड़िए, पॉइंट बनाइए कि वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो। दूसरा, वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। वाक्य में एक ही क्रिया हो, पहला पॉइंट। इसके अनुसार यदि आपको पकड़ में आ जाता है तो सरल वाक्य होगा। या फिर दूसरा शर्त यह है कि वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय हो तो वो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे में रामू विद्यालय जाता है। अब देखिए इसमें रामू, मेरा उद्देश्य रामू है और विद्यालय जाता है, ये विधेय हो गया, क्रिया एक ही है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग सरल वाक्य कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है। माँ बालक को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इस तरीके की वाक्य भी हम कह सकते हैं कि सरल वाक्य है। जब हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो ये दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। तुलनात्मक विधि से यदि हम इसकी अध्ययन करें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला तो यह है कि संयुक्त वाक्य किसे कहें। तो वाक्य में पहला पार्ट कहता है कि वाक्य में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एक समान स्तर का वाक्य समुच्चय
समुच्चय के अंतर्गत समानाधिकरण, समुच्चयबोधक, शब्द से जुड़े रहते हैं, इसी प्रकार से अब इसकी चर्चा करेंगे। कहेगा कि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि संयुक्त वाक्य में हमने कहा कि वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य, माफ कीजिएगा यहाँ पे उप छूट गया है, उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे उपवाक्य क्या है? दरअसल वैसा वाक्य जो पूर्ण भाव को व्यक्त नहीं करता हो, या यूं कहें कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस उपवाक्य कहलाता है। तो वैसे ही दोनों का स्तर समान होना चाहिए और फिर ये दोनों उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार से जब मिश्र वाक्य की चर्चा करते हैं तो वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, यानी यहाँ भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन वही दोनों में से कोई एक प्रधान हो जाएगा और एक आश्रित हो जाएगा। और आश्रित कहने का तात्पर्य है कि वह पूरा का पूरा जो उपवाक्य है वो किस पे निर्भर रहेगा? प्रधान उपवाक्य पे। यानी भाव स्पष्ट करने के लिए वाक्य में यह उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य है वो अपना भाव स्पष्ट करने के लिए किस पर डिपेंड रहेगा? प्रधान उपवाक्य पे रहेगा। तो इसको पहले आप समझ लेता है, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और उसके बाद फिर हम आगे कड़ी में बताते हैं आपको। उतार लिए आप लोग। अब देखिए इसको समझने के लिए सिर्फ ज्यादातर बच्चों को फोकस करना है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पर। अब इधर हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ चूंकि चर्चा की गई है समुच्चयबोधक, यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चयबोधक होता है और यहाँ पे क्या होता है? व्याधिकरण होता है। व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्द से जुड़े होते हैं। आपको पता होगा कि समानाधिकरण जो होता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये दोनों को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि समुच्चयबोधक अविकारी शब्द को समझना होगा। इसके अंतर्गत समुच्चयबोधक को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया समानाधिकरण
और दूसरे को कहा गया व्यधिकरण। अब समानाधिकरण के भी कुछ पॉइंट है, जैसे पहला योजक अर्थात जोड़ने वाला। वाक्य में जो दो शब्दों को, दो पदों को जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? योजक कहेंगे। क्योंकि जो योजक मतलब जोड़ने वाला, जैसे वाक्य में आता है और, तथा, एवं, ये सभी योजक शब्द कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक। तीसरा है विकल्प। अब विरोध दर्शक में कौन कौन शब्द आएगा? विरोध, जैसे एक वाक्य में यदि दो उपवाक्य है तो पहले वाक्य में किसी काम को सपोर्ट करने के लिए कहेगा, दूसरे वाक्य में उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। जैसे कहेगा कि मैंने तो अपना काम किया परंतु ये काम, अब परंतु शब्द जो लग गया वही विरोध कर रहा है। आपने कहा था परंतु, अब परंतु जो शब्द है वही विरोध दर्शक है। तो विरोध दर्शक शब्द में परंतु, लेकिन, अगर, पर आदि। इसी तरीके से विकल्प वाला में जो आप वैसा समानाधिकरण शब्द जो आपको ऑप्शन देता हो वाक्यों में, जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अथवा लगा हुआ रहता है। अथवा का मतलब क्या है? आपके पास विकल्प है कि दोनों में से किसी एक को बनाना है। ऐसे ही वाक्य में भी जैसे बच्चों को कहा जाएगा कि तुम पढ़ो या लिखो, अब मैंने उसको ऑप्शन दे रखा है कि तुम पढ़ो अथवा लिखो, पढ़ो या लिखो। तो ये जो या है, अथवा है, ये सभी क्या है? विकल्प है। तो अथवा या ये सभी जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? विकल्प। अगला है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक। परिणाम सूचक शब्द, जैसे में, इसलिए, अतः, ये सब ऐसे शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द हैं जो कह सकते हैं कि ये परिणाम दर्शक है। जैसे आपने मेहनत तो किया, मेहनत किया इसलिए पास कर गया, वह कठिन परिश्रम किया अतः वह पास कर गया। अब ये जो परिणाम दर्शक है, परिणाम दर्शक अर्थात रिजल्ट, तो एक ऐसा शब्द जो परिणाम दर्शक, परिणाम सूचक है, वो परिणाम दर्शक कहलाता है। इसी तरीके से व्यधिकरण की बात करें तो सबसे पहला है हेतु बोधक। हेतु बोधक। अब हेतु का मतलब होता है कारण, यहां भी हो जाएगा इसलिए हेतु बोधक है। जैसे एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का कारण बन जाए और दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला शब्द आएगा वो कहलाएगा हेतु बोधक। जैसे उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, अब इसलिए जो शब्द आ रहा है वो हेतु बोधक शब्द कहलाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये सब हेतु बोधक कहलाएगा। दूसरा में है संकेत बोधक। संकेत बोधक, तो संकेत बोधक जैसे यद्यपि, नहीं तो, डॉट डॉट डॉट, इस काम करो नहीं तो ये हो जाएगा। अब संकेत का मतलब दूसरा मतलब शर्त भी होता है। तो शर्त यदि लगा हुआ होता है या एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य को संकेत करता है करने के लिए, होने के लिए, तो ऐसे में संकेत बोधक कहलाएगा। तीसरा जो है वह होता है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। अब स्वरूप बोधक सदृश मूलक जो शब्द है, सदृश युक्त जो शब्द है, जैसे किसी काम को उसकी समानता बता देना,
तो ऐसे में वो स्वरूप बोधक होगा। जैसे वह ऐसे खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर। अब उसकी और सचिन की तुलना की गई, मान लिया गया ना, तो मानना ही स्वरूप है, उसी के समान मान लिया। तो स्वरूप बोधक में क्या हो जाएगा, मानो यानी इस तरीके के शब्द क्या हो जाएगा, स्वरूप बोधक हो जाएगा। और इसके जो लास्ट है वो होता है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक में कौन कौन शब्द हो जाएंगे, तो उद्देश्य का मतलब जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं वो उद्देश्य बोधक होगा। ठीक है, जैसे में कह सकते हैं कि ताकि आता है, यहां भी आएगा। जैसे हम कठिन परिश्रम करते हैं ताकि पास हो सकें। अब देखिए मेरा उद्देश्य क्या था, पास होना। अब ताकि शब्द जो है वो उद्देश्य बोधक शब्द है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ताकि उद्देश्य बोधक है। और इसका वाक्य हम कैसे बना सकते हैं, हमने कठिन परिश्रम किया ताकि पास हो सके। तब ये जो ताकि है वो क्या है, उद्देश्य बोधक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम संयुक्त वाक्य की चर्चा करेंगे और मिश्र वाक्य की बात चर्चा करेंगे, तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वैसे दो उपवाक्य निवेदन, आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन